नागिर धर की मुरलिया बा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से आज हम बात करेंगे नौशाद साहब की और रफ़ी साहब की। हम जानते हैं कि रफ़ी साहब के कैरियर को स्थापित करने में नौशाद साहब की मुख्य भूमिका थी और इसलिए रफ़ी साहब और नौशाद जी का एक खास रिश्ता था। और रफ़ी साहब को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि कोई उनके गुरु नौशाद साहब की तौहीन करे। नौशाद साहब और रफ़ी साहब से संबंधित ऐसी कहानियां और किस्से हैं जिनका दुनिया के सामने आना बेहद जरूरी है। नौशाद और रफ़ी साहब का साथ 3 दशकों से भी ज़्यादा समय का था। जानकारों के अनुसार उस दौर में संगीतकारों में केवल नौशाद साहब से ही सबसे अच्छा रिश्ता रफ़ी साहब का था। नौशाद साहब के बाद रफ़ी साहब को जो संगीतकार सबसे अधिक पसंद थे वह थे शंकर और जयकिशन साहब। अन्य संगीतकारों जैसे ओपी नैयर, संगीतकार रवि साहब, रोशन साहब, मदन मोहन साहब, एस डी वर्मन साहब से भी रफ़ी साहब का एक गहरा नाता था। नौशाद साहब और रफ़ी साहब के गहरे रिश्ते की एक पुख्ता वजह यह थी कि इस रिश्ते की बुनियाद ही काफ़ी मजबूत थी, जिसका श्रेय नौशाद साहब को जाता है क्योंकि उन्हें रफ़ी साहब पर पूरा भरोसा था। रफ़ी साहब के संघर्ष के दिनों में जब वे मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे तब वो अक्सर नौशाद साहब से मिलने उनके घर आने का प्रयत्न करते थे। उस दौर में नौशाद साहब एक बड़े संगीतकार के रूप में स्थापित हो चुके थे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। रफ़ी साहब काम की तलाश में बार बार नौशाद साहब से मिलने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें कोई काम मिल जाए। उन्हीं दिनों में नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को एक कोरस गाना गाने के लिए अपने स्टूडियो पर बुलाया। अगले दिन रफ़ी साहब स्टूडियो के लिए चल पड़े। हालांकि स्टूडियो काफ़ी दूर था, लेकिन रफ़ी साहब को वहाँ किसी भी हाल में पहुँचना ही था क्योंकि काम मिलने पर ही बम्बई में उनका गुजारा हो सकता था। उस दिन रफ़ी साहब की जेब में केवल 1 रुपया था। जब वे स्टूडियो पहुंचे तब उन्हें पता चला कि बदनसीबी से वो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है। इस पर रफ़ी साहब बेहद निराश हो गए क्योंकि उनका 1 रुपया खर्च हो गया था, लेकिन उन्हें कोई काम भी नहीं मिला था। रफ़ी साहब के पास स्टूडियो से वापस घर जाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। जब सब लोग स्टूडियो से घर के लिए निकल गए तब रफ़ी साहब स्टूडियो की सीढ़ी पर ही बैठे रहे। जब नौशाद साहब स्टूडियो से घर की ओर निकले तो उन्होंने रफ़ी साहब को स्टूडियो की सीढ़ी पर ही बैठे हुए देखा और रफ़ी साहब से इसका कारण पूछा। रफ़ी साहब ने तब नौशाद जी से कहा कि मेरे पास केवल 1 ही रुपया था जो स्टूडियो आने में खर्च हो गया है और अब मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और रिकॉर्डिंग भी कैंसिल हो गई है। यह सोचा था कि रिकॉर्डिंग के बाद कुछ पैसे मिल जाएंगे। रफ़ी साहब ने नौशाद साहब से कहा कि अब मुझे दोबारा कल स्टूडियो आना है, इसलिए मैं यहीं कहीं फुटपाथ पर सोकर ही रात काट लूँगा और कल रिकॉर्डिंग के बाद तो पैसे मिल ही जाएंगे। रफ़ी साहब की बात सुनकर नौशाद साहब इमोशनल हो गए और उन्होंने रफ़ी साहब को 1 रुपया दिया जिससे वो अपने घर जा सकें। इस घटना की कई वर्ष गुजरने के बाद रफ़ी साहब का दुनिया में अब नाम हो चुका था और काम और पैसे की अब उनके पास कोई कमी नहीं थी। ऐसे में एक दिन रफ़ी साहब नौशाद साहब से मिलने उनके घर आए। तब नौशाद साहब ने देखा कि रफ़ी साहब के हाथ में गुलाबी पैकेट है। रफ़ी साहब ने यह पैकेट नौशाद साहब को दिया। जब नौशाद साहब ने पैकेट खोला तो उन्होंने देखा कि उस पैकेट में एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें 1 रुपये का सिक्का फ्रेम किया गया है। जब नौशाद साहब ने इसका कारण पूछा तब रफ़ी साहब ने नौशाद साहब को उस दिन की याद दिलाई जब उन्होंने रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग कैंसिल होने के बाद घर जाने के लिए 1 रुपया दिया था। तब रफ़ी साहब ने नौशाद साहब से कहा कि आपने मुझे घर जाने के लिए 1 रुपया दिया था और मुझे आपकी यह इंसानियत बेहद अच्छी लगी। उन्होंने आगे नौशाद साहब से कहा कि इस फोटो फ्रेम में वही 1 रुपया है जो आपने मुझे रिकॉर्डिंग कैंसिल होने के बाद दिया था और आज मैं इसे लौटाने आया हूँ। इस घटना के बाद रफ़ी साहब और नौशाद साहब का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। इस घटना ने जैसे एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रख दी थी। आज पुरानी राहों में कोई मुझे आवाज़। रफ़ी साहब भी नौशाद साहब की बेहद इज्जत करते थे। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो गीत रफ़ी साहब को बेहद पसंद था वो नौशाद साहब के ही संगीत निर्देशन में बना था। इसे खुद रफ़ी साहब ने गाया था। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ नामक पुस्तक में नौशाद साहब ने एक बेहद मार्मिक घटना का जिक्र किया है। यह बात उस दौर की है जब बैजू बावरा फिल्म का निर्माण हो रहा था।
इस फिल्म में वह प्रतिस्पर्धा जो तानसेन और बैजू बावरा के बीच थी, उसे प्रस्तुत करने के लिए नौशाद साहब ने उस्ताद आमिर खान व पंडित डीबी पुलस्कर की आवाज का इस्तेमाल किया था। जब रफ़ी साहब को यह पता चला, तब वो तुरंत नौशाद साहब से मिलने पहुंचे और नौशाद साहब से पूछा कि इस अंतिम जुगलबंदी के लिए उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि इस फिल्म के सभी गीत जो भारत भूषण पर फिल्माए गए थे वे सभी रफ़ी साहब ने ही गाए थे। रफ़ी साहब ने नौशाद साहब से पूछा कि अब ऐसा क्या हो गया कि मैं आपके मन से बिल्कुल उतर गया। इस पर संगीतकार नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि चूंकि यह गीत बैजू बावरा और तानसेन की प्रतिस्पर्धा के लिए फिल्माया गया है, इसलिए उन्हें इस गीत के लिए उस्तादों की आवश्यकता है। जब रफ़ी साहब को यह पता चला कि इस गीत के लिए उस्ताद आमिर खान और पंडित डीबी पुलस्कर साहब को बुलाया गया है, तो वे इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने दोनों उस्तादों के पैर छुए और उनसे माफ़ी मांगी। हालांकि नौशाद साहब भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े मुरीद थे। इसका कारण यह था कि जब रफ़ी साहब ने आदमी फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया गीत आज पुरानी राहों से को गाया, तो वे इस गीत में इतना डूब गए कि नौशाद साहब को यह कहना पड़ा कि यह सिर्फ एक गाना भर ही तो है। रफ़ी साहब नौशाद साहब को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानती थी। जानकारों के अनुसार जब कोहिनूर फिल्म का निर्माण हो रहा था, तो फिल्म के निर्माता ने नौशाद साहब से कहा कि मधुबन में राधिका नाचेगी गीत को हमीर राग में बांधना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे यह गाना बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल हो जाएगा और शायद दर्शक इसे पसंद नहीं करेंगे। जानकारों के अनुसार इस घटना के समय रफ़ी साहब भी वहीं मौजूद थे। आमतौर पर रफ़ी साहब किसी भी फिल्म निर्माता और संगीतकार के बीच कोई दखल नहीं देते थे, लेकिन चूंकि यह मामला उनके गुरु नौशाद साहब से जुड़ा था, इसलिए रफ़ी साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए फिल्म निर्माता को यह चुनौती दी कि अगर यह गाना नहीं चला तो वे इस गाने को गाने की कोई फीस नहीं लेंगे। रफ़ी साहब ने कहा कि वो फीस तभी लेंगे जब गाना हिट होगा। हालांकि यह फिल्म जब रिलीज हुई तो यह गीत अत्यंत सफल रहा और दर्शकों के द्वारा बेहद पसंद किया गया। मृदंग बाजे तिरक बाजे तिरक तुम ता ता नाचत चुम चुम चनन क्रांता 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 धा धा धा। इसके बाद फिल्म के निर्माता ने रफ़ी साहब से माफ़ी मांगते हुए जब उन्हें फीस देना चाहा, तो रफ़ी साहब ने फीस लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने फिल्म के निर्माता से कहा कि फीस तो उन्हें ऑलरेडी मिल चुकी है, क्योंकि इस गाने को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।